नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं पिछले टेस्ट में आए हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो देखो यहाँ चारों ऑप्शनों में भाववाचक संज्ञा तो है, चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शनों में ही भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। सर्वस्व भाववाचक, चतुराई भाववाचक, दानवता भाववाचक, गान भाववाचक। लेकिन गान बना गाना से, गाना कैसा है? क्रिया शब्द है। चतुराई बना चतुर से, चतुर कैसा? विशेषण शब्द है। सर्व अव्यय शब्द की श्रेणी में चला गया, लेकिन दानव जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए यहाँ 3 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, वाक्य में रेखांकित पद है। अब देखो विशेषण, मूलतः विद्वान कैसा शब्द है? विशेषण शब्द माना जाता है, लेकिन जब किसी विशेषण का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो विशेषण के साथ विशेष्य का होना आवश्यक माना जाता है। यदि वाक्य में विशेषण के साथ विशेष्य नहीं है तो फिर उसे विशेषण ने मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। तो विद्वान यहाँ कैसा शब्द माना जाएगा? संज्ञा शब्द माना जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो लोहा जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है और लकड़ी जातिवाचक है। शेषव यहाँ भाववाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए 1 नंबर उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वह स्वतः ही पहचान जाएगा, वाक्य में वह शब्द क्या है? अब कई बार अपन जल्दबाजी करते हैं और ऐसे वाक्यों को हम निजवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में वो स्वतः में पूछता है। स्वतः में पूछे तो निजवाचक है, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल वह शब्द में पूछ रहा है, तो वह किसी अन्य के लिए बोल रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक। अब अन्य पुरुषवाचक ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पुरुषवाचक उत्तर सही माना जाएगा। साहित्य मीमांसकों की दृष्टि में वीर 3 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर। यहाँ प्रयुक्त साहित्य मीमांसक, तो साहित्य मीमांसक कितने भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में नहीं आ रहा, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द में संज्ञा है, गुरु जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और गुरु के अ प्रत्यय जुड़ करके गौरव भाववाचक संज्ञा बना है, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा उत्तर सही माना जाएगा। कुछ विद्यार्थी ये देखते हैं कि गौरव शब्द में तो व्यक्तिवाचक किसी लड़के का नाम गौरव हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में निकालते हैं, किसी भाव विशेष का नाम ही किसी लड़के का नाम निकाल लेते हैं। जैसे ममता शब्द भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन लड़की को भी ममता नाम से संबोधित किया जाता है, किसी का नाम हो सकता है, लेकिन मूलतः ये एक भाव ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, एकता शब्द में संज्ञा है, यही बात, एकता भी मूल रूप से कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। एक जोड़ ता, भाववाचक संज्ञा ही इसमें होगी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए जिसके साथ उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब देखो यहाँ रीट में अपने सिलेबस बहुत ज्यादा है और प्रश्नों की संख्या कम है, तो ऐसे प्रश्नों की प्रकृति भी होती है जिसमें एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें उपसर्ग का ज्ञान भी हो, प्रत्यय का भी हो और तत्सम का भी हो, तो सारे तत्सम शब्द हैं। सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, लेकिन यहाँ मानव जोड़ ई है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग इसमें नहीं है। मानव जोड़ ता, प्रत्यय ही है, उपसर्ग नहीं है। अधीर, धीर जोड़ ए जोड़ धीर, यहां उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। लेकिन ये जो शब्द है ये वी जोड़ खंड जोड़ इत, तो ये तो हो गया मूल शब्द, ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया प्रत्यय। तो इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। और कैसा शब्द है? तत्सम शब्द भी है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। झोपड़ी देशज में आता है। नैन जो है वो तद्भव शब्द है, नैन का तत्सम क्या हो जाएगा? नयन होता है। आजादी अरबी भाषा का शब्द है और श्रद्धा जो है यहां पर तत्सम शब्द की श्रेणी में माना जाएगा, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां पर सही विकल्प होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, जमीन फारसी भाषा का शब्द है, मजबूत भी अरबी फारसी, ये सारे विदेशज शब्द हैं। और शून्य जो है वो कैसा है? तत्सम शब्द माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशज शब्द है, तो खंड तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है, सरोवर तत्सम है, पेड़ देशज की श्रेणी में आ गया और खुद जो है वो विदेशज शब्द माना जाता है। किस विकल्प में सभी विदेशी शब्द हैं? तो किताब, सिनेमा,
और संतरा, ये तीनों विदेशज शब्दों की श्रेणी के शब्द माने जाते हैं। काजू विदेशज है लेकिन वाचस्पति यहां तत्सम आ गया। कारतूस विदेशज है, प्रयोजन यहां पर तत्सम शब्द आ गया। कर्फ्यू विदेशज है लेकिन महाविद्यालय यहां तत्सम शब्द आ गया। सभी शब्द इन तीन विकल्पों में विदेशज नहीं है, एक नंबर विकल्प में ही सभी शब्द विदेशज है, इसलिए एक नंबर उत्तर सही माना जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द है शीतल, अगर ये तालव्य से होता तब तो तत्सम हो जाता, लेकिन दंत्य से है इसलिए तत्सम की श्रेणी में नहीं रहा। सूखा शुष्क को कहा जाता है इसलिए यह भी तद्भव हो गया। सिर सिरस का तद्भव है और धृति जो है वो तत्सम शब्द यहां माना जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प जो है वो यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम होना चाहिए बाद में तद्भव होना चाहिए। तो उच्च तत्सम है, ऊंचा तद्भव है। हस्त तत्सम है लेकिन हस्त का अर्थ हाथी नहीं होता, हस्त का अर्थ होता है हाथ, तो यहां पर यह विकल्प उत्तर सही माना जाएगा। चोर शब्द का तत्सम रूप है, चोर अगर हम ऐसे लिखते हैं एक मात्रा लगा करके तब तो वो तद्भव है, लेकिन इसी के 2 मात्रा औ की मात्रा का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो तत्सम शब्द हो जाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प सामने आ रहा है। 4 नंबर विकल्प इसका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हमारे सामने बहुत से लोगों के दृष्टांत हैं, यहां पर रेखांकित पद की सही व्याकरणीय श्रेणी है। तो हमारे को रेखांकित यहां पर किया, हमारे शब्द जो होता है वो कैसा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द माना जाता है। तो 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, ये सारे शब्द कैसे हैं, उत्तम पुरुषवाचक है। मतलब वक्ता अपने नाम के स्थान पर, जो वक्ता और लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो उत्तम पुरुष ही होते हैं। अगला प्रश्न देखें, जो मनुष्य स्व संस्कार में लगा हुआ है उसे अपने मिलने जुलने वालों के आचरण पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद है। अब यहां आचरण तो भाववाचक संज्ञा का शब्द है, जो को अपन किस में पढ़ते हैं, जो को हम पढ़ते हैं किसमें, ये सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में, लेकिन यहां संकेत के लिए प्रयुक्त हो रहा है और मनुष्य यहां संकेत दिया गया है, इसलिए यहां पर सार्वनामिक विशेषण और संज्ञा शब्द ये माने जाएंगे। आपकी आंसर की में इसका गलत उत्तर लगाया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये सर्वनाम और संज्ञा लगाया हुआ था, वो गलत उत्तर है। कॉपी आपकी जो चेकिंग की गई है वो इसी के आधार पर 4 नंबर आधार पर कर दी जाएगी, इसलिए जो शब्द यहां पर विशेषण माना जाएगा। कुछ एक विद्यार्थियों का फोन आया तब जाकर इसे त्रुटि का पता चला कि वास्तव में ये त्रुटि हुई, वरना इसका टाइपिंग मिस्टेक में पता ही नहीं चला था। गलती से ये उदाहरण इसके उत्तर लग गया, जिसे आप ठीक करेंगे। अगला देखें, ये पुस्तकें किसने मंगवाई हैं। रेखांकित पद में सर्वनाम है तो प्रश्न है, इसमें कौन, क्या, किसे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। प्रिय शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा नहीं है, तो देखो प्रिय के साथ जोड़कर देख लो, प्रिय मित्र बोल सकते हैं, प्रिय कवि बोल सकते हैं, प्रिय विषय भी बोला जा सकता है, लेकिन प्रिय बैरी या शत्रु थोड़ी बोला जा सकता है। प्रिय शत्रु नहीं होता, वो तो जानी शत्रु होता है। ठीक है, तो 4 नंबर विकल्प यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं ही यहां तक नहीं आना चाहता, बिल्कुल सही है। आपके आग्रह पर मैं यहां आया था, यह भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो मैं तेरे को शब्द जो है यहां पर ये अशुद्ध माना जाएगा। मैं तेरे को नहीं, मैं तुझे या तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था। तेरे को का प्रयोग यहां अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द फारसी भाषा के हैं। तो कमीज, कमरा, गमला, गोभी, चाबी, ये तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। अमरूद, आमदनी, मजदूर, बीमार, जांच, ये सारे फारसी भाषा के शब्द हैं, तो 2 नंबर विकल्प। लेकिन 3 नंबर विकल्प में मुहावरा, औरत, हलवाई, नगद और किताब, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। कैंची, चाकू, लाश, बेगम और बहादुर, ये जो शब्द हैं वो तुर्की भाषा के शब्द माने जाते हैं। अपने को फारसी पूछा इसलिए 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा।
किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी तत्सम देखने हैं। आम्र, शिशु, ज्येष्ठ ये तत्सम है, लेकिन आंवला यहां तद्भव शब्द आ गया। आम, आंवला, नींबू, मरघट, यहां पर अगर मरघट, रीछ, ऊंट ये सारे के सारे क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। अगर तद्भव पूछता तो ये उत्तर हो जाता अपना। मरघट का तत्सम मृतघट होता है। श्रावण, श्रेष्ठी, साटिका, अम्ली का, दाड़िम और सूर्य ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। कोट, कार, कर, जग, पेन, कॉपी, जज, ग्लास ये विदेशज शब्द हैं। तो विदेशज पूछता तो 4 नंबर उत्तर होता, तद्भव पूछता तो 3 नंबर उत्तर होता, 2 नंबर, और तत्सम पूछा इसलिए 3 नंबर उत्तर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से तत्सम शब्द है तो केस तद्भव है, नींबू तद्भव है, जस तद्भव है, दूर जो है वो यहां तत्सम शब्द माना जाएगा। यह प्रश्न 2016 सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? आप यहां कब आए? तो ये तो श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहा है इसलिए मध्यम पुरुष हो जाएगा। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व, नहीं वर्तमान कर लो चाहे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप एक कुशल प्रशासक हैं, तो यहां आप अशोक गहलोत का परिचय करवाने के लिए आ रहा है इसलिए अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा, वह आप ही आ जाएगा। यहां आपका प्रयोग खुद के अर्थ में हो रहा है इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह लड़की बड़ी शर्मिली है, तो लड़की की ओर संकेत हो रहा है और तुरंत बाद आ रहा है इसलिए संकेतवाचक विशेषण। वह औरत ये भी संकेतवाचक विशेषण। वह गिलास ये भी संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण अपन इन तीनों को कह सकते हैं, लेकिन यहां अन्य पुरुष है, वह गाना गा रहा है, वक्ता किसी तीसरे के नाम के स्थान पर इसका प्रयोग कर रहा है इसलिए 2 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यह उसकी वही साइकिल है जिसे तुम कल ले गए थे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निश्चय, संबंध और पुरुषवाचक ये उत्तर यहां पर सही उत्तर माना जाएगा। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ो, यह कितनी सारगर्भित है। यहां यह पुस्तक की ओर संकेत कर दिया पहले, और यह शब्द उस पुस्तक के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत के प्रदेश प्रदेश में पहनावे प्रचलित हैं, कई पहनावे प्रचलित हैं। तो पहनावा शब्द भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को जब बहुवचन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो जातिवाचक में प्रयुक्त होने लगता है इसलिए यहां उत्तर जो माना जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। झुंड शब्द में संज्ञा है तो पहले समुदाय देखो, समुदायवाचक उपस्थित है तो समुदायवाचक होगा, और इन केस अगर समुदायवाचक विकल्प नहीं दिया हुआ हो तो वहां जातिवाचक का हम चयन कर सकते हैं। घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब रावण और राम मूलतः व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, लेकिन यहां रावण दुराचारी लोगों का और राम मर्यादित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है या अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यह कुछ आपसे पिछले पेपर में हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा थी। इन प्रश्नों में प्रायः कर, संज्ञा, सर्वनाम इनसे संबंधित या तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। उम्मीद है प्रश्न पत्र आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और परीक्षाएं आप देते रहिए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। डटकर मुकाबला करें, अच्छी तैयारी करें और अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर जाएं। धन्यवाद। हाँ, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो आपका 23 को पेपर था उसमें जो मुख्य क्वेश्चन थे उसके बारे में देखते हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन को ढंग से देखिए। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता जो है यहाँ से हमें किसके साक्ष्य दिखाई देते हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर
दोहरी रक्षा प्राचीर। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा 1952-53 के अंदर खोजा गया था। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। तो यहाँ से उत्खनन के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उत्खनन 1961 से 69 के मध्य बी लाल व बी के थापर के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ से जो नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र जो मिलता है, इन दोनों को पृथक पृथक रूप से क्या दुर्गीकृत दिखाई देता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल के दोनों क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र, दोनों ही क्या है? दुर्गीकृत क्षेत्र है और ये दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से लोहयुगीन सभ्यताएं हैं। तो लोहयुगीन सभ्यता स्थल आप देखोगे नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू क्या है? लोहयुगीन सभ्यता स्थल है। देन तीसरा आप देखोगे अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे या बकोट कहा जाता है, वो कौन सी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये सभ्यता स्थल कौन सी है? आहाड़ सभ्यता स्थल है। यहाँ से उत्खनन के दौरान यहाँ से उत्खनन के दौरान क्या मिलते हैं? अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड, जिसको गोरे या बकोट के नाम से जाना जाता है। आहाड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। ये ताम्र पाषाणिक व ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। कैसी है? ताम्र पाषाणिक व ताम्र युगीन सभ्यता, और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नगरी के नाम से? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की अगर बात की जाए तो 1953 ईस्वी में किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की जाती है। और 1956 में फिर R.C. अग्रवाल, किसके द्वारा? R.C. अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल के द्वारा व्यापक क्षेत्र में उत्खनन करवाया जाता है। तो उत्खनन के दौरान यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों में अनाज भंडारण के गोरे या बकोट दिखाई देते हैं। ठीक है। ओजियाना सभ्यता स्थल जो है ये आहड़ का ही एक उपस्थल माना जाता है, भीलवाड़ा में है। जोधपुरा जो है जयपुर में लोहयुगीन सभ्यता स्थल है। और कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे सभ्यता स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय स्थल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आहड़ के विषय से संबंधित ही है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़वासी दीवारों एवं घरों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। आहड़ की खुदाई के दौरान वहां से जो आवास निर्माण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, आवास निर्माण में ये सौंदर्य परकता का विशेष ध्यान रखते थे और मजबूत दीवारों के लिए ये किसका प्रयोग करते थे? क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स का मिश्रण का प्रयोग करते थे, जो मजबूती भी देते थे और सौंदर्य परकता के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। देन मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और ऊपर स्टेटमेंट क्या पूछा है कि इस कथन में असत्य है। तो ये कथन जो है क्या है? असत्य है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन जो है अब उपलब्ध नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है आवासीय भवनों की नींव ईंट व पत्थरों से
होती थी या की जाती थी, तो ये भी स्टेटमेंट सत्य है। यहाँ से जो आवास के साक्ष्य मिलते हैं उसमें भवनों की नींव जो है ईंटों और पत्थरों से भरी जाती थी, ये भी स्टेटमेंट सत्य हो गया। जबकि ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध के साक्ष्य दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असंगत हो गया। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या है, पूर्ण रूपेण सत्य है, क्योंकि आहड़ से प्रारंभिक ताम्र पाषाणिक व ताम्र युगीन सभ्यताओं के साक्ष्य दिखाई देते हैं। और आप देखोगे 1300 ईसा पूर्व तक के यहाँ से साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये असंगत है। चलिए अगला देखिए 130 क्वेश्चन। नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है। पहला है पशुपति, दूसरा इंद्र, तीसरा मात्र देवी, चौथा प्रजापति। इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिलता है? तो आपको विदित है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति और मात्र देवी की मूर्तियां तो मिलती है, जबकि इंद्र और प्रजापति ये जो देवता है ये वैदिक देवता है। तो यहां क्या पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में किस देवी देवताओं की मूर्तियां या साक्ष्य संबंधित नहीं है या अवशेष नहीं मिलते हैं? तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, इंद्र और प्रजापति। तो तीसरा ऑप्शन सही है। इंद्र को आर्यों का प्रमुख देवता या ऋग्वेद का प्रमुख देवता, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख है? 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। ये आर्यों का प्रमुख देवता था ऋग्वेदिक काल का। जबकि प्रजापति को आप देखोगे ऋग्वेदिक काल के अंदर ये पशुओं का देवता था। ऋग्वेदिक काल में किसका था? पशुओं का देवता। जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर किसका देवता हो जाता है? उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों का प्रमुख देवता हो गया। किसका देवता हो गया? शूद्रों का प्रमुख देवता हो जाता है। ठीक। और पशुपति नाथ शिव कह सकते हैं हम। आपको विदित है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर चित्रण है। जॉन मार्शल ने उसको आद्य शिव या पशुपतिनाथ शिव की संज्ञा दी है। इसके चारों ओर क्या है? जानवर दिखाई देते हैं। गैंडा है, भैंसा है, हाथी है, बाघ है और सामने की ओर 2 हिरण है। तो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से है। और मात्र देवी की मूर्तियाँ तो लगभग सभी हड़प्पा स्थलों से दिखाई देती है। तो पशुपति और मात्र देवी हड़प्पा से संबंध रखती है, जबकि इंद्र और प्रजापति जो है वैदिक देवता से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए दोनों कथनों में से एक कथन ए अथवा इसका कारण आर है। पहला कथन है हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। तो ये बिल्कुल सत्य है। आपको विदित है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी और अंतर्देशीय और अंतर्राज्यीय व्यापार होता था, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार होता था। और उस समय की समकालीन जो सभ्यताएं थी, फारस, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापक स्तर पर व्यापार होता था। अब इसका कारण जो है हड़प्पीय सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस और निपुर आदि से प्राप्त हुई है। तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट सत्य है। हड़प्पा सभ्यता से जो सामग्री
व्यापार वाणिज्य के रूप में बेची जाती थी, तो ये इन क्षेत्रों से दिखाई देती है जो मिस्र और मेसोपोटामिया के स्थल है। इसलिए उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पाकालीन स्थल, और दूसरी लिस्ट में क्या है पुरातात्विक अवशेष कि किस हड़प्पा स्थल से कौन सा अवशेष या साक्ष्य मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिल रहा है, बड़ा अन्नागार। मोहनजोदड़ो से बड़ा अन्नागार मिलता है, ईंटों से निर्मित अन्नागार जो सिंधु नदी के किनारे था, इसमें धान स्टोर किया जाता था। लेकिन ध्यान रखना संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार की बात करें तो कहाँ का होगा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार तो कौन सा होगा भाई, तो हड़प्पा का होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पर आएगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। देन उसके बाद में लोथल, लोथल से क्या मिलता है, ईंटों से बनी गोदी, गोदी या डॉक यार्ड जिसे बोलते हो, गोदीवाड़ा डॉक यार्ड, जहाँ जलयान या नावें आकर रुकती थी। विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध थे यहाँ से, अर्थात जलीय व्यापार के लिए बंदरगाह स्थल के रूप में लोथल को जाना जाता है। 1957 के अंदर SR राव के द्वारा खोज और उत्खनन किया जाता है, तब यहाँ से संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या मानव संरचना या अवशेष जो दिखाई देगा वो गोदीवाड़ा है। इसका आकार 214 × 36 बाय 3.30 मीटर है और ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना या अवशेष है, ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद कालीबंगा की बात करते हैं तो नगर और दुर्ग, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, तो ये हो गया दुर्ग क्षेत्र और ये क्या होगी, निचली बस्ती हो गई। निचली बस्ती कह दो या नीचा नगर कह दीजिए, और ये क्या हो गया, दुर्ग क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से सभी हड़प्पा स्थल जो है दो भागों में विभाजित थे। कुछ अपवाद जैसे धौलावीरा वगैरह 3 भागों में विभाजित थे। सुतकागेंड और नगर दुर्ग है ही, और नगर दुर्ग के साथ साथ में किले बंद निचली बस्ती दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर, 2, 3, 1 और 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी मध्य शहर, हड़प्पा समाधान H, मोहनजोदड़ो महाविद्यालय भवन, कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान। और पूछा क्या है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो पहला ही इसका गलत होगा। राखीगढ़ी को आप देखते हैं तो राखीगढ़ी मध्य शहर में विभाजित नहीं है। आपने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में केवल एक स्थान जो है धौलावीरा, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। जैसे आप देखोगे इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है धौलावीरा का, ये ऊंचा टीला हो गया और इस पर क्या हो गया, ये दुर्ग क्षेत्र हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, निचला नगर हो गया। अब ये जो है 2 खंडों में विभाजित है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। और बीच में क्या पड़ता है, स्टेडियम पड़ता है। ये स्टेडियम हो गया, दोनों किससे जुड़े होते हैं, नगर और दुर्ग टीला स्टेडियम से जुड़ा होता है। ये नीचा नगर और ये ऊंचा टीला, और ये क्या है, प्रथम खंड हो गया, और ये क्या हो गया, मध्य नगर या मध्यमान नगर, जहां पर संबद्ध प्रशासनिक अधिकारी या राजा निवास करते थे। तो ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा है जो 3 खंडों में या
भागों में विभाजित है, यह अपवाद है। हड़प्पा स्थल से H और R37 और F प्रकार के क्या मिलते हैं? समाधान या कब्रिस्तान के साक्ष्य दिखाई देते हैं, ये सत्य है। मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन मिलता है। इसके अलावा पुरोहिता आवास मिलता है। प्रिंसेस ऑफ कॉलेज ऑफ जीसस मिलती है, कह सकते हैं हम। पुरोहितों के आवास, पुरोहितों के क्या मिलते हैं? आवास मिलते हैं। इसके साथ साथ में ग्रेट बाथ मिला है, स्नानागार है और अन्नागार भी है। इस प्रकार के ये साक्ष्य है। डांसिंग गर्ल यहाँ से मिलती है। योगी की मूर्ति मिलती है, नटराज की मूर्ति है और दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से है। कालीबंगा से पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान है, तो इसको हम प्रतीकात्मक समाधान कह सकते हैं। प्रतीकात्मक समाधान या सती प्रथा का साक्ष्य कह सकते हैं। तो ये भी कहाँ से दिखाई देता है? कालीबंगा से। तो हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा और लोथल ऐसे स्थल है, यहाँ पर युगल समाधियाँ दिखाई देती है। कालीबंगा से तो एक ही मिलती है, लेकिन लोथल से 3 युगल समाधियों के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट 134वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं में देखिए, पहला स्टेटमेंट, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था, बिल्कुल सत्य कथन है ये। देन उसके बाद में देखिए, हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय और सामूहिक दोनों व्यापार करते थे। अभी आपको बताया है कि मेसोपोटामिया और फारस और मिस्र की सभ्यताओं के साथ में या तुर्कमेनिस्तान तक हड़प्पा सभ्यता का व्यापार फैला हुआ था या विस्तृत था। रोम की सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब थी उस समय रोम की सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी। उस समय चाइना की सभ्यता है, मिस्र है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। ये तो बाद की सभ्यता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट है, हड़प्पा स्थलों का नगर नियोजन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से अद्वितीय था, बिल्कुल सत्य है। उस समय 4 नगरीय सभ्यताएं थी, चाइनीज सभ्यता, सैंधव सभ्यता और मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। चारों ही नगरीकृत सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, लेकिन नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग जिसे आप कहते हो, जल निकास की प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम और आवास और जो निर्माण की प्रक्रिया है, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, ग्रिड पैटर्न पर निर्मित है। ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई समकोण पर काटती हुई सड़कें और उसके किनारे किनारे आवास बने हुए हैं और घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इस प्रकार के साक्ष्य है, तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, कि रोम की सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हड़प्पा के नहीं थे। आगे देखिए, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छांदोग्य उपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो वो किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। इसके छांदोग्य उपनिषद किसका है? सामवेद से संबंधित है। इसके साथ साथ में जैमिनीय और कैन जो है वो भी किसके है? सामवेद के है। तो छांदोग्य और जैमिनीय और तीसरा कौन सा है? कैन। ये तीनों ही किसके है? सामवेद के उपनिषद है। जबकि ऋग्वेद के उपनिषदों की बात करते हैं तो ऐत्रेय और कौशितकी है। ऋग्वेद के कौन से हैं? ऐत्रेय और दूसरा कौन सा? कौशितकी। ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। अब कौन सा बच गया? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आप देखोगे यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषदों में आप देखोगे बृहदारण्यक और ईश।
यजुर्वेद के कितने पार्ट हैं? 2। शुक्ल यजुर्वेद में आप क्या देखोगे? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक और ईश। अब दूसरा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने उपनिषद हो गए? कंठ है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है, श्वेताश्वेत्र है। कौन कौन से हैं? कंठ, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और श्वेताश्वेत्र। कृष्ण यजुर्वेद, कंठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वेत्र, कंठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वेत्र और तैत्तिरीय। ठीक, अब कौन सा बच गया? अथर्ववेद। अथर्ववेद का अगर हम उपनिषद की बात करते हैं तो मुंडक है, मांडुक्य है और प्रश्न है। अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। इसके अलावा कैन और जैमिनी भी सामवेद के हैं। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक और ईश है। कृष्ण यजुर्वेद के कंठ, मैत्रायणी, श्वेताश्वेत्र और तैत्तिरीय उपनिषद है। अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण और वेद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? एक तरफ वेद है और दूसरी तरफ उनके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ में कौशितकी और है। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौन सा है? कौशितकी। ठीक, दूसरा देखिए सामवेद। तो सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश है, षड्विश है और जैमिनीय है। तो यही असंगत है। ठीक है ना? सामवेद का कौन कौन सा है? पंचविश, षड्विश व जैमिनीय। पंचविश, षड्विश और कौन सा है? जैमिनीय। अब देखिए यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का कौन सा हो गया? यजुर्वेद का सप्तपथ है और तैत्तिरीय भी है। तो सप्तपथ तो हो गया किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। और कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा होगा? तैत्तिरीय। तो यहां ये जो तैत्तिरीय है ये सामवेद का न होकर किसका था? कृष्ण यजुर्वेद का था, ध्यान रखना है। और अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है? एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। तो बिल्कुल सत्य है। तो असंगत कौन सा है इसमें? सामवेद। सामवेद तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं है, पंचविश है, षड्विश है और जैमिनीय है। जबकि तैत्तिरीय किसका है? यजुर्वेद का। और यजुर्वेद में भी कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सत्य है या सही है? सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति जो है विशिष्ट वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति जो है सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये बिल्कुल सत्य है। सभा जो थी क्या थी? ऋग्वेदिक काल के अंदर सभा और समिति संस्थाएं थी आर्यों की, जो राजा के असीमित अधिकारों को नियंत्रित करती थी। तो सभा विशिष्ट वर्ग है, जबकि समिति जो है क्या है? समिति क्या है? सामान्य जन की संस्था है या सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था थी। तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक कालीन नदियां हैं और उसका वर्तमान प्रतिरूप या वर्तमान नाम क्या है, उसका सही कूट बताना है। तो वैदिक कालीन नदी और वर्तमान प्रतिरूप। विपाशा, विपाशा को किस नाम से जानते हैं? व्यास। पुरुषणी को ऋग्वेद के अंदर किस नाम से? पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता है। आपको विदित है कि इसी नदी के किनारे 10 राज युद्ध हुआ था। भरत जन का राजा सुदास विजय होता है। वितस्ता, झेलम और शत्रुदी किसके लिए? सतलज के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ से पकड़ लीजिए 3, 2, 1 और 4, पहला ही आंसर बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद के अंदर आर्यों की 25 प्रमुख नदियों के नाम और 33 देवताओं का नामों उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ में अन्य अगर नदियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी नदियां बच जाती है? गंडक का सदानीरा शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद के अंदर, है ना। सिंध का सिंधु जिसे आप बोलते हो, सिंधु नदी, सिंध, ठीक। इसके अलावा कुंभा, काबुल, कुर्रम, गोमती, गोमती के लिए गोमल शब्द का प्रयोग हुआ है। और क्या? सरस्वती जो प्राचीन थी वो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य नदियों के नाम दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। नदियों में सबसे प्रमुख नदी जो मानी गई है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। और नदियों की माता किसे माना गया है? अम्बे तमे देव तमे सरस्वती के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से प्रथम का अभी कथन ए और दूसरे का तर्क आर है। तो ऋग्वेदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, बिल्कुल सत्य कथन है। आर कथन, इसका तर्क क्या है? अभिलेख का मंडल 10 में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो बिल्कुल सत्य है दोनों ही, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको विदित है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल? ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है, 10वें मंडल में पहली बार किसका उल्लेख हुआ है? चतुर्वर्ण व्यवस्था का, चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। और ये उल्लेख या वर्णों की उत्पत्ति जो है देवीय स्वरूप में समझाई है कि एक विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो अर्थात ऋग्वेद में पहली बार 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और 10वें मंडल का ही कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त के अंदर, ठीक है। पुरुष सूक्त के अंदर पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये किस पर आधारित थी? कर्म प्रधान थी ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था, जो उत्तर वैदिक काल में कैसी हो जाएगी? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर मित्रों 91 जो है वह आपके भारतीय संसद पर, एक बार आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लें कि भारतीय संसद पर दिए ए और बी कथनों पर विचार कीजिएगा। बड़ा सरल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, ठीक है। विकल्प आपके सामने है, ए और बी दोनों गलत हैं, केवल ए सही है और केवल बी सही है, और ए और बी दोनों सही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही होगा कि इसमें केवल बी सही है कि लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति किसके अंग होते हैं? संसद के अंग होते हैं मित्रों। क्लियर। इसके बाद 92 क्वेश्चन है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? ठीक है ना। तो देखिएगा, लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो अनुसूचित जाति के लिए होती हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्व होती हैं, लेकिन मित्रों आप ये ध्यान में रखना कि पिछड़े वर्ग के लिए जो है संबंधित नहीं होती, रिजर्व नहीं होती। जनरल और पिछड़ा वर्ग जो है वो सामान्य सीटें और ओबीसी की जो सीटें होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन तो 92 का पहला विकल्प सही होगा। 93 है भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। तो यहां पर विकल्प नंबर 2 सही होगा। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो संसदीय प्रणाली का तत्व है? अब देखो चारों विकल्प आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री की निश्चित कार्य अवधि, सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पृथक्करण और नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का सम्मिश्रण। चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन जो है पैनल ने, हमारे एक्सपर्ट ने दिया है और इसका सही विकल्प होगा नंबर 2 सामूहिक उत्तरदायित्व। मित्रों क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो संसदीय प्रणाली का एक क्या है? तत्व है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ये चीजें किस अनुच्छेद में लिखी गई हैं? बहुत शानदार प्रश्न पिछली एग्जामों से पूछा गया और ये विकल्प नंबर 3 के अनुच्छेद 100 जो है 100 जो है उसमें इस तरह का उल्लेख किया गया है। फिर आगे की हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किसको दी जाती है? जो लोक लेखा समिति होती है उसकी रिपोर्ट किसको दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, वित्त मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को। तो मित्रों ये आप ध्यान में रखना कि लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है वो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प भी 1 सही होगा। तो 96 क्वेश्चन का जो विकल्प है वो कौन सा सही है? 1 सही है। 95 क्वेश्चन का जो विकल्प है वो आपके 3 सही है और 94 वाला जो क्वेश्चन है इसका विकल्प आपके 2 सही है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? ठीक है ना कि ये जो आपके दिए गए हैं कि राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? गोवा, मेघालय, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर, दादर और नागर हवेली, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम और लद्दाख। तो ये आपके चारों विकल्प जो सामने दिए गए हैं इनमें चौथा विकल्प आपके बिल्कुल एकदम सही है कि चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम और लद्दाख से 1-1 सीट है। और चंडीगढ़ से तो आप जानते हैं जो सांसद हैं वो आपके किरण खेर मतलब अनुपम खेर जो हैं उनकी पत्नी जो है वो यहाँ से क्या है? सांसद है। ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 98 संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है ना। एक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए और एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो। तो निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुने। 1 एवं 4, 3 एवं 4, 1 एवं 2 और केवल 4। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और यहां इसका सही जो आपके आंसर होगा केवल 4, जो चौथा जो विकल्प है। ठीक है ना। तो वह यहां पर एकदम क्या है? सही है। ये उत्तर आपके सही बैठता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या होता है? मतभेद होता है। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन का क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? आप जानते हैं लोकसभा की जो सीटें हैं वो हमारे यहाँ पर आपके 25 हैं और उनमें से कितनी सीटें जो हैं वो आपके इसके लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ इसका विकल्प नंबर 4 से होगा कि 7 सीटें। ठीक है ना। कितनी सीटें? 7 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
विकल्प 1, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त जो कथन है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो नंबर 3 होगा। 1 और 2 जो है दोनों जो है कथन जो है वो विचार योग्य हैं और सही भी हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों कथन। दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोटेम स्पीकर का 101 क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, ठीक है ना। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, ये आपको चारों विकल्प यहां दिए गए हैं। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, और केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। बहुत शानदार जो है प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो वो होता है जहां पर प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जो उनमें सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है, आप तो सिर्फ ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो 2 नंबर का जो विकल्प है वो सही होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से गलत युग्मों को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो यहां पर गलत विकल्पों को आपको क्या करना है, पहचानना है। तो इसमें गलत विकल्प नंबर 3 होगा कि मरु महोत्सव बाड़मेर, ठीक है ना, इसका यहां पर आयोजन नहीं होता है, ठीक है। बाकी और सब बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर और गौतमेश्वर का मेला कहाँ होता है, सिरोही में आयोजित किया जाता है। मित्रों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके असत्य कथन है, ठीक है ना, कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। विकल्प आपके चारों लिखे गए हैं। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है, बाबू महाराज का मेला कोटा में भरता है, बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है, कपिल मुनि का मेला कोलायत में भरता है। चारों विकल्प हैं, केवल 4, केवल 2 और 3, 2 और 4 सही, सभी सही, इस तरह से आपके विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 103 है इसका सही जो विकल्प होगा मित्रों वह आपके होगा 103 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपके होगा वह होगा केवल 4, ठीक है ना। कौन सा होगा, तो केवल 4 जो है वो आपके इसमें क्या होगा, सही विकल्प होगा। ये 1 नंबर का जो विकल्प है वो क्या होगा, आपके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके निम्न वाक्यों में सही नहीं है। गधों का मेला जयपुर में लगता है, राज्य में सर्वाधिक पशु मेले अजमेर संभाग में बढ़ते हैं, राज्य में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में बढ़ते हैं, और थारपारकर गौवंश सर्वाधिक तिलवाड़ा पशु मेले में बिकता है। केवल 3, केवल 2, केवल 2 और 4 और सभी सही, इस तरह से आपके विकल्प दिए गए हैं। और यहाँ जो है इसका जो सही जो आंसर होगा वह होगा सभी सही है, ठीक है। चौथा नंबर विकल्प जो है इसका क्या होगा, सही होगा मित्रों, ठीक है। अब देखिएगा 104 क्वेश्चन का चौथा नंबर का विकल्प सही है। 105 क्वेश्चन वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो यहां पर 3 नंबर विकल्प सही होगा कि नाहरगढ़ का किला है जहां एक जैसे क्या है 9 महल स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बनाया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, और इसका सही विकल्प नंबर 2 होगा मंडन। क्या होगा, मंडन होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। तो देखो 106 क्वेश्चन का 2 विकल्प सही है, 105 का 3 सही है। 107वां क्वेश्चन है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है। तो ये चारों विकल्प आपके मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, आपके सामने चारों विकल्प हैं। तारागढ़ अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ बीकानेर, लोहागढ़ भरतपुर। तो यहाँ 2 नंबर का विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, कि 2 नंबर का विकल्प सही होगा, बूंदी दुर्ग जो है इसके लिए रुडयार्ड किपलिंग का है। रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक नामक पुस्तक लिखी है, और द जंगल बुक जो नामक जो पुस्तक है वहाँ आप जानते हैं कि उसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और वो कान्हा नेशनल पार्क, खासतौर पर आपके कान्हा किसली जो आपके अभ्यारण्य है उसके संदर्भ में वो लिखी गई है, और मोगली नामक उसमें पात्र मिलता है, आपने सुना होगा। तो उसके लिए ये रुडयार्ड किपलिंग चर्चित रहे हैं। लेकिन इन्होंने इसके लिए भी क्या कहा है कि बूंदी दुर्ग जो है ये मानव नहीं प्रेतों द्वारा क्या किया गया, बनाया गया है। तो दूसरे नंबर का विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही होगा। बहुत शानदार प्रश्न आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। औदक दुर्ग जिसके चारों ओर जल है,
सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना की जाती है, मेवास दुर्ग सूरवीर व सहयोगी रहते हैं, और धानवन दुर्ग या धान्यन दुर्ग जो है मरुभूमि में बना है। तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है ये जो है वो आपके सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बहुत शानदार प्रश्न, 3, 4, 5, 6 हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए बहुत शानदार ये आपके क्या है प्रश्न है, और यहाँ पर इसका सही विकल्प आपके नंबर 2 होगा कि 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। फिर भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा स्पर्श करते हैं, 3 बार आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, तो इसका सही विकल्प आपके 2 होगा, ठीक है ना। कितने भारतीय राज्य, 2 भारतीय राज्य जो हैं वो आपके बनाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो यहां इसका विकल्प आपके 3 सही होगा। कौन सा सही होगा, तो वह आपके 3 मतलब कि 2 नंबर का विकल्प क्या होगा, सही होगा। यह आपको ध्यान में रखना है मित्रों। 112वां जो क्वेश्चन है वह यह है कि उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न चोटियों का सही क्रम है। जैसे कि ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है, तो यहां चोटियों का सही क्रम होगा। तो सबसे पहले आपके कलसुबाई आती है। कौन सी आती है, कलसुबाई आती है। कलसुबाई के बाद में मुलियानगिरी आती है, मुलियानगिरी के बाद में डोडोबेट्टा आती है, और फिर इसके बाद में कौन सी आती है, अन्नामलाई आती है। ये चारों आपके इसमें आती है, तो ये 4 नंबर का विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा मित्रों, मेरे लाडलों। ये चौथे नंबर का विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा इस क्वेश्चन का। फिर निम्न में से सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं कि हिमालय की संरचना जो है, हिमालय की जो भाग हैं, उनके अलग अलग युग में उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। जैसे कि ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। महान हिमालय है, इसका इयोसिन युग में हुआ। लघु हिमालय है, इसका मायोसिन युग में हुआ। लेकिन शिवालिक जो हिमालय है इसका निर्माण प्लेस्टोसिन युग में नहीं हुआ, तो ये सुमेलित नहीं है। चौथा विकल्प आपको ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। चारों विकल्प आपके सामने हैं, मैक्सिको, मिस्र, बांग्लादेश, वियतनाम। अच्छा, एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, और वियतनाम से आपके कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा व 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्थान पर परस्पर काटती है। 4 विकल्प है, फारस की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, मर्तवान की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी। अब देखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, और यहां से ये 0 डिग्री आपकी क्या है, देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इधर जो है वह आपके भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं या आप इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं तो ये जो रेखाएं हैं इनकी स्थिति को हम देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के निचले भाग में काटती हैं। इधर पर आपके कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, और यहां पर ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में यहां पर जलीय क्षेत्र है जिसका नाम है गिनी की खाड़ी। कौन सी है, गिनी की खाड़ी है मित्रों। ये अटलांटिक महासागर में काटती है, और अटलांटिक महासागर में कोई स्थान विशेष पूछ ले तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती है। तो यहां इसका विकल्प 2 सही होगा मित्रों। क्या सही होगा, तो विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कि ऐसी कौन सी रेखा है जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर को हम जो है आपके क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। तो वहीं 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, और इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में यूएसए के वॉशिंगटन में किया गया। यूएसए के कहां किया गया, वॉशिंगटन में किया गया, ठीक है। फिर आपके ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
और ये जो नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली लिम्पोपो नदी है, जो मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है मित्रों, आप ये ध्यान में रखना कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, यदि आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है। कौन सी नदी? माही नदी काटती है। मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी काटती है, जो अभी आपके क्वेश्चन आया था, लिम्पोपो नदी काटती है। और वहीं भूमध्य रेखा की हम बात करें तो भूमध्य रेखा को जो आपके नदी काटती है वह काटती है कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी काटती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वहीं आपके क्वेश्चन आप देखिएगा फटाफट कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो इसका सही जो विकल्प होगा वो नंबर 3 होगा, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। तो 3 नंबर विकल्प हो गया। फिर पृथ्वी अपने परिपथ में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उस परिपथ को क्या कहते हैं? तो यहां इसका विकल्प 2 नंबर सही होगा, दीर्घवृत्ताकार परिपथ कहते हैं। फिर आपके नेक्स्ट है कि विषुव क्या है? ठीक है, तो विषुव क्या 121वां क्वेश्चन है और यहां इसका सही विकल्प होगा नंबर 3, दिन और रात की अवधि का क्या होना? बराबर होना। ठीक है, फिर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम पार करने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। देखिएगा मित्रों कि ये अंतरराष्ट्रीय आपकी क्या है? तिथि रेखा है। ठीक है, और इस तरह की ये स्थिति आपके अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की है। इधर आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दिशा है पूर्व। इधर आपके एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और ये है आपके पश्चिम। जब भी हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो हमेशा एक दिन का लाभ होता है। एक दिन हमेशा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये आप हमेशा नोट कर लेना। उत्तरी अमेरिका से और जैसे ही आप एशिया महाद्वीप की ओर आओगे या पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो एक दिन जोड़ दिया जाता है या एक दिन का लाभ होता है। पूर्व से पश्चिम आने पर एक दिन का क्या होता है? लाभ होता है। और यहां इसका विकल्प 2 सही होगा। कितना सही होगा? 2 सही होगा। ये नोट कर लेना, ये फाइनल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है या एक दिन का लाभ होता है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व आने पर मतलब कि एशिया से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का ये पश्चिम है, इधर से आप आओगे तो एक दिन घट जाता है। तो यहां विकल्प नंबर 2 ही सही होगा, ये आप नोट कर लेना। वहीं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के बीच 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो आपके इसका आंसर होगा देशांतरी विस्तार। तो आप सभी ने सही किया था, 35 डिग्री देशांतर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 35 गुणा 4 करोगे तो आपके 140 मिनट आते हैं और 140 मिनट का तात्पर्य होता है 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है ना। वहीं आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपके कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। दूसरा विकल्प आपके सही होगा। ठीक है, 125वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में किया गया। तीसरा विकल्प सही है। फिर है दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है, ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि हमारे सर जो है, हमारे एक्सपर्ट जो है, उन्होंने आपको क्या किए हैं? सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है 140वां जो आपके क्वेश्चन है वह आपके कि सामाजिक अध्ययन को सर्वप्रथम किस देश ने प्रारंभ किया? ये आपको चारों विकल्प हैं, इसका 1 नंबर सही होगा, अमेरिका। अमेरिका ने सामाजिक अध्ययन को सर्वप्रथम क्या किया? प्रारंभ किया। वहीं क्वेश्चन नंबर 141वां है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। चारों विकल्प आपके सामने हैं कि यह मानविक विषयों को पृथक पृथक पढ़ाने पर जोर देता है, यह ज्ञान को एक इकाई मानकर चलता है, वहीं इसकी प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है और उपरोक्त सभी, ये चारों विकल्प आपको दिए। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके मेथड का क्या है? क्वेश्चन है। और इसका सही जो आंसर होगा 2 विकल्प होगा कि यह ज्ञान को एक इकाई मानकर क्या करता है? चलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 142 है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया गया? 1964, 1956, 1969 और 1974। ये चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपके 1956 कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में किया गया। 143वां क्वेश्चन है कि प्राप्त उद्देश्यों की विशेषता है। ठीक है, इनका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं, इनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, ये परिवर्तनशील होते हैं और इनकी प्राप्ति एक कालांश में की जा सकती है। चारों विकल्प आपके 143 में दिए गए हैं और इसका सही जो आंसर होगा वो आपके नंबर 4 होगा कि इनकी प्राप्ति एक कालांश में की जा सकती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है
वह आपके सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है। चारों विकल्प आपके सामने है। प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों का अभाव, उत्तम साहित्य का अभाव, संसाधनों का अभाव और समाज का दार्शनिक व मूल्यात्मक दृष्टिकोण। चारों विकल्प आपके सामने जो दिए गए हैं, 144वां जो क्वेश्चन है इसका आपके नंबर 4 विकल्प सही होगा, समाज दार्शनिक व मूल्यांकन दृष्टिकोण। फिर आपके 145 व्याख्यान विधि का गुण है, यह छात्र केंद्रित विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। 145वां जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं। और इसका जो सही जो विकल्प होगा वह आपके नंबर 3 होगा कि सारांश देने के लिए क्या है, उपयोगी विधि है। तो यहां तीसरा विकल्प हो गया। 146वां क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा बताए गए 4 प्रकार के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, रचनात्मक, समस्यात्मक, आनंदात्मक और क्रियात्मक। चारों विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वह होगा क्रियात्मक। तो 146वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्न में से कौन सा कथन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में असत्य है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। इन प्रश्नों द्वारा छात्रों को विषय का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना संभव नहीं है। इन प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में वस्तुनिष्ठता की संभावना रहती है। इन प्रश्नों द्वारा ली गई परीक्षा केवल तथ्यों पर आधारित होती है और इन प्रश्नों द्वारा जांच कार्य में काफी श्रम व समय व्यय होता है। ये चारों विकल्प 147वें क्वेश्चन के आपके दिए गए हैं और इसका सही चौथा विकल्प होगा। ठीक है। 148वां क्वेश्चन, किसने त्रिपदीय पाठ योजना उपागम दिया। ठीक है, किलपैट्रिक, हार्वर्ड, बीएस ब्लूम और मॉरिसन। 148वां जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही जो आपके विकल्प होगा वो होगा बीएस ब्लूम ने आपके क्या दी, त्रिपदीय पाठ योजना दी। इसके बाद में आपके क्वेश्चन है 149, कौन ऑफ एक्सपीरियंस का प्रतिपादक है। कौन ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल, लुई ब्रेल, डी एलन और किलपैट्रिक। चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा एडगर डेल। कौन ऑफ एक्सपीरियंस के क्या है, प्रतिपादक। और 150वां जो प्रश्न है कि स्वीडन के पुरातत्वविद हन्ना रेड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ। रंगमहल, गिलुंड, रेंड और आहड़। ठीक है ना। तो यहां इस क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वो होगा आपके रंगमहल। ये 150वां क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आपके बीच जो हैं वो आपके इसी सॉल्यूशन जो है वो लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।